कई जगह ऐसा होता है कि हम खुद के लिए काम करते हैं, हमारी फैमिली के लिए काम करते हैं, पर डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी जगह है जहाँ हम देश के लिए काम देश एक चीज़ और, तो पेट्रियोटिज्म की बात हो रही है तो शहीद का दर्जा कितना बड़ा है आपका? आप देखते हैं जब फ्लड्स आती है, इंडिया में कोई भी चीज़ें हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो आर्मी उस जगह Rescue पे के लिए रहती है। हाँ, तो आर्मी ऑफिसर रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट की। आर्मी ऐसी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है और आप वेल एजुकेटेड भी होने चाहिए। एनडीए की ट्रेनिंग होती है 3 साल की पुणे में, जिसमें आपका बैचलर्स कराते हैं जो 80, 90, 99 परसेंटाइल भी लाते हैं, तो उनके साथ साथ जो 60, 70 लाते हैं कई बार उनको भी बुला लेते हैं। इतनी बार में जाके इंटरव्यू क्रैक किया, वो बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जानेंगे दोनों पेपर किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मतलब कितने हार्ड। तभी आपने आर्मी के लिए गए हैं, घर में कैसा माहौल है, सपोर्ट रहा हो, घर में क्या बोल? वतन से बढ़कर कोई सनम नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताएंगे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, केवल 18 वर्ष के अमित सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने यूपीएससी एनडीए में दुर्ग का नाम रोशन किया है। दुर्ग का नाम रोशन ऐसे किया है कि ऑल इंडिया रैंक इनकी 232वीं आई है, जो कि आम बात नहीं है। 536 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के बाद, जिसके बाद 400 लोग मेरिट लिस्ट के आधार पे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे पुणे। उनमें से अमित सिंह जी भी हैं। 3 साल की इनकी कठोर ट्रेनिंग होगी पुणे में। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि इंडियन आर्मी चूज किया है, तो देहरादून में आईएमए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आईएमए में इनकी 1 साल और ट्रेनिंग होगी। इसके बाद उनकी जो पोस्टिंग होगी, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे पोस्टिंग होगी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है इसका प्रोसेस और इनकी क्या राय है इस सेवा के बारे में। और हमारे दुर्ग के वैसे ही गौरव है अमीश, आइए इनसे बात करते हैं। जैसे आपने तो मुझे बता दिया कि आपने तीसरी बार अटेम्प्ट किया था, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप, तीसरा साल था, आपने एक एक मुकाम, एक एक पहल कैसे आगे बढ़ा, ये जानने के बाद मैं इनके बारे में कुछ बताऊंगा, फिर पूरी बातचीत विस्तार से करेंगे। बताइए, पहली बार आपने बेसिकली फर्स्ट टाइम मैंने, जब मैं 12th अपीयरिंग था तब मैंने इसके लिए अपीयर किया था, तो उस टाइम रिटन एग्जामिनेशन था मेरा और उसमें मैं सक्सीड नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में मैंने अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया और इंटरव्यू में जब मैं गया तब वहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया गया, मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाया। थर्ड टाइम में मैंने अपना रिटर्न क्लियर किया, मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर किया और फिर मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया। फिर उसके बाद मेरे मेडिकल के टेस्ट हुए, मैंने उनमें भी एक्सीड किया और उसके बाद मेरी फाइनल मेरिट लिस्ट आई है अभी। आप तीसरी बार में जाके इंटरव्यू क्रैक किया। बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही है। इनके बारे में बता दूं, इनके पिताजी जो हैं राजेश सिंह जी, वो रायपुर के एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। इनकी माताजी हाउसवाइफ है। और कुछ दिनों पहले आपने मिलाई टाइम्स के वेब पोर्टल में आपने जरूर इनकी खबर देखी होगी। बताते हैं, इनके बड़े कजिन है जो आपके अमित सिंह जी, उन्होंने बताया कि तरह तरह के कॉल आ रहे हैं, लोगों की कॉल आ रहे हैं कि लोग जानना चाह रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एनडी का जो फॉर्म आता है यूपीएससी का किस तरीके से भरा जाता है। क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि कई लोग फॉर्म देख के हिचकिचा जाते हैं, नहीं भरते हैं। पेरेंट्स प्रेशर डालते रहते हैं, बेटा भर लो फॉर्म, किसी भी चीज़ का हो, पर लोग भरते नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि कैसा आपका पहला सफ़र रहा, दुर्ग के लिए आप प्राइड हैं, और प्रोसेस क्या रहता है पूरा वहाँ तक जाने का और किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है। तो पहले आप बताइए कि कब आता है इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म कब भरते हैं। बेसिकली एनडीए के एग्जामिनेशन हर साल 2 बार होते हैं, एक बार अप्रैल के मंथ में और दूसरे बार सितंबर के मंथ में, और इनके नोटिफिकेशन 2 to 3 मंथ्स पहले आ जाते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपके बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बहुत बेसिक पेपर है और यूपीएससी का है, तो इसीलिए आपको अपने आधार कार्ड, आपके 10th और 12th के मार्कशीट वगैरह, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स को अपलोड करना पड़ता है। ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है इसका शेड्यूल, जैसे सब बैंक वैंक का करते हैं उसी हाँ, प्रकार एकदम नॉर्मल शेड्यूल रहता है इसका कि ये 1 महीने के लिए इसकी टाइमलाइन है, आप आराम से भरिए इसको, अपनी सारी चीज़ें अपलोड कर दीजिए। इसकी एग्जामिनेशन फीस भी कंपैरेटिवली बस 100 रुपीज़ है। आप अच्छा, बाकी सिर्फ 100 रुपए? हाँ, बस 100 रुपीज़ है इसकी और एग्जामिनेशन। रिजर्वेशन ओबीसी जनरल एसटी नहीं, और इसमें ये अच्छी बात है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो एकदम फेयर गेम प्ले होता है कि आप सबको एक फेयर चांस मिलेगा कि आप पेपर भरिए और आप अपीयर करिए, उसके बाद आप इंटरव्यू करिए, आपको कहीं पे कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगी। फॉर्म भरा, फिर कितने टाइम बाद आपको कॉल आता है रिटर्न एग्जाम का, और सेंटर कहाँ मिलता है आसपास? फॉर्म के बाद आप फॉर्म भर दिए, आपका कंफर्मेशन आ जाता है मैसेज का कि आपका फॉर्म भरा गया है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से आपके 1 महीने पहले लगभग आपको वो मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करने के लिए। उसमें आपको जगह भी बता देंगे और आपको टाइम वाइम सब उसमें पता रहेगा, उसमें प्रिंटेड रहता है। आपको बस वो उसका प्रिंट आउट लेना है और जो गिवन डेट एग्जामिनेशन का ऑल ओवर इंडिया वो सेम रहता है सबके लिए डेट। तो सेम डे सेम टाइम, अलग अलग हाँ, सेंटर।
हाँ आपको रायपुर सेंटर मिला होगा। हाँ, मुझे रायपुर सेंटर मिला था, तो आपको वहाँ जाना है और बहुत सिंपली बस आपको अपना एडमिशन वो दिखाना है कि फिर एडमिट एंट्री कार्ड हो है, जाएगा। एंट्री हो जाएगी। एक और खास बता दूं, जैसे आप लोग देते होंगे आईबी का एग्जाम देते होंगे, बैंक का एग्जाम देते होंगे, एक दिन का एग्जाम होता है आपका 2.5 से 3 घंटे का, एमसीक्यू ओएमआर सीट में होता है। पर इनका जो एग्जाम है वो एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, मेरे ख्याल से 2.5 घंटे के होते हैं। हाँ, दोनों पेपर। जो मतलब जो प्रेशर इनको पहले से दे दिया जाता है कि किस प्रकार का आपको आगे मिलने वाला है, देश की सेवा में आप जाने वाले हैं, वो जानेंगे दोनों पेपर किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मतलब कितने हार्ड होते बेसिकली इसमें फर्स्ट पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जो होता है 300 मार्क्स का, और सेम डे सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको जीएटी बोलते हैं। वो होता है आपका 600 मार्क्स का। टोटली आपका पूरा है 900 मार्क्स का आपका रिटर्न है, एग्जामिनेशन है। तो आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चंस रहता है मैथ्स के पेपर में 120 और गिवन टाइम में 150, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को ज़्यादा टफ नहीं रखते हैं। जो कहते हैं लेंदी क्वेश्चन जिनमें आपको ज़्यादा पेन घिसनी है, बहुत कैलकुलेशन से नहीं, आप इजीली कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। आपका स्टैमिना होना चाहिए अच्छा खासा मेंटल, ताकि आप बीच में गिव अप ना करें। आप बेसिकली 60-70 क्वेश्चन भी कर देंगे 120 में से, तो आपका एक बहुत अच्छा सेफ जोन बन जाता है कि नहीं मेरा पेपर हो जाएगा आराम से फर्स्ट स्टेज हैं। का। मैथ्स का पेपर रहता है, मतलब एनडीए में जाने के लिए आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स। एयरफोर्स हो, उसके लिए दोनों को चाहिए था। कई लोगों को लगता है कि आर्मी में जाने के लिए नहीं लगता, पर मैथ्स उसमें भी जरूरी है। आपको एनडीए का पेपर देना है तो आपके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पेपर्स में से एक पूरा आपका मैथ्स के टुवर्ड्स फोकस करता है। सेकंड पेपर आपका होता है जीएटी, उसमें इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस 3 पार्ट होते हैं, और उसमें भी सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब आता है, और आपका साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। और मैथ्स बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसका एक अलग से खुद का पेपर है, 300 मार्क्स को कैरी कर रहा है, और उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सेकंड पेपर इवैल्यूएट होगा। वरना ऐसा कहते हैं कि सेकंड पेपर इवैल्यूएट नहीं होता है। मतलब अगर आपको मैथ्स अगर नहीं है, तो अगर आप मान लीजिए कॉमर्स पढ़, कई लोग मैथ्स लेके चलते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर मैथ्स नहीं तो बाद में अलग से कुछ आपको करना पड़ता है इसके लिए क्वालिफाई होने के लिए, मतलब एलिजिबल होने के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी का कुछ नहीं है। आप अगर कॉमर्स सेक्शन से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं, या आप बायो फील्ड से भी हैं, फिर भी आप पेपर के लिए अपीयर कर सकते हैं। आपको बस मैथ्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पर आप पेपर के लिए अपीयर कर सकते अच्छा, हैं। वो अपने कैलिबर के ऊपर हाँ, है। आपके कैलिबर के ऊपर है, आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप ऐसा कितना कुछ नहीं है ना कि मतलब मैथ्स का सर्टिफिकेट में मैथ्स मेंशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप करिए अपीयर, आप क्लियर करिए, आपको डेफिनेटली बुलाएंगे, वो कॉल करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए। ये आप पहुंच गए अपन रिटर्न एग्जाम तक। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ जाता होगा कुछ दिनों में, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या कॉल होता है और क्या प्रोसेस रहता है उसके लिए, और कहाँ जाना पड़ता है, ये बताइए। आप कहाँ गए? इंटर आपका रिटर्न होगा, आपका 15 to 20 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी? हाँ, वो यूपीएससी के काम एकदम फास्ट क्विक रहते हैं। आपका 15 से 20 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जॉइन इंडियन आर्मी, जॉइन इंडियन नेवी, जॉइन इंडियन एयरफोर्स, ये 3 साइट है। आपको इसमें अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। फिर आपके रिटर्न के बाद से फर्दर आपसे जितनी कम्युनिकेशन होगी उसी साइट पे होगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी साइट पे मिलेगी, आपको सारे नोटिफिकेशन उसी साइट पे मिलेंगे। तो आपको बस उसमें रजिस्टर करना है, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आएगा कि आपने रजिस्टर कर दिया है, और उसके बाद आप वेट करिए आराम से। वो आपको डेज देंगे, मतलब आपके इंटरव्यू के लिए आपको डेट और जगह देंगे कि आपका यहाँ इंटरव्यू है, आपको इस दिन आना है, आपको इस टाइम पे आना है। तो इंटरव्यू बेसिकली होते हैं 2 से 3 महीने टाइम लगता है इंटरव्यू की डेट्स आने में। रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट के बाद? 2 महीने, आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तब आपकी रिटर्न की बाद वाले की वो आएंगी, डेट्स आएंगी। अच्छा अमित, ये बताइए, जैसे आपने शुरू में रिटर्न एग्जाम दिया एक दिन में दो, उसके बाद भी मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इंडियन आर्मी, तीनों के लिए खुले रहते हैं राह, उसके बाद आपको चूज करना है? आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे ना इसके लिए, यूपीएस एनडीए का शुरुआत में ही? तो उसमें ही आपसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और उसके बाद आप जब आपसे हर लेवल पे पूछ लेंगे कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आप जब ऑनलाइन फिल करेंगे ना, तो उसमें भी जब रिटर्न होने के बाद जो आप मैंने प्रोफाइल बनाने बोला, ऑप्शन देते हैं उसमें? हाँ, तो उसमें भी आपको सारे अपने डिटेल्स डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है कि आपको आर्मी फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है, एयरफोर्स सेकंड रखनी है, फॉर एग्जांपल नेवी थर्ड रखनी है। एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस डालते हैं 1 2 3 या पोस्टिंग के लिए, उस तरीके से? हाँ, तो उसमें भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी। आपने क्या डाला था फर्स्ट? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी थी, सेकंड एयरफोर्स थी, थर्ड नेवी और फोर्थ नेवल एकेडमी थी। नेवल एकेडमी। आर्मी शुरू से आपका मतलब देशभक्ति का आपके अंदर है जज्बा कि मतलब देश के लिए कुछ कर गुजार करना है, लीग से हटकर कुछ काम करना है, तभी आपने आर्मी के लिए गए। घर में कैसा माहौल है, सपोर्ट रहा, और घर में क्या बोलते? घर में स्टार्टिंग में मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थे। मेरी मदर के थ्रू ही मुझे ये एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में पता चला
कि ऐसा भी कुछ होता है कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। बाकी आप फिर मैंने यूट्यूब पे उसको सर्च किया और मैंने ब्राउज़ किया ऑनलाइन, तो पता चला कि उसके क्या-क्या प्रोसीजर्स है, क्या-क्या नहीं। उसके बाद मेरे फादर को जब पता चला, तो हम बेसिकली नहीं हैं आर्मी बैकग्राउंड से, हम सिविलियन बैकग्राउंड है। तो फादर का था थोड़ा, बट स्टार्टिंग में रहता ही है सबका, क्योंकि एक बिल्कुल, थॉट है। बिल्कुल। और क्या ऐसा भी लगता है ना, जाएगा बेटा वहाँ पे 10 प्रकार के वो होते हैं, हमले होते हैं, मुठभेड़ होता है। तो एक मिथ रहता है, तो जिसके चलते कोई भी मतलब फैमिली ऐसे सेंड नहीं करना चाहिए। पर वो आप जब फैमिली तो हमारी है, पेरेंट्स हमारे हैं, जब हमारा जज्बा देखते हैं, जब हमारा मोटिवेशन देखते हैं, हमारी वो स्ट्रगल देखते हैं उसके टुवर्ड्स, तो सपोर्ट करते हैं। और मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उस हिसाब से मुझे बाहर पढ़ने भेजे। मेरे फादर ने वो हॉस्टल सर्च किए मेरे लिए, जहाँ पे स्पेसिफिकली इसकी प्रिपरेशन होती है। और हरियाणा में भी मुझे लेके गए वो खुद एंट्रेंस दिलाने वहाँ का। और मदर भी थी कि हाँ तुम जाओ। जो इमोशनल सपोर्ट रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, वो फैमिली ने हमेशा किया है हर चीज़ के लिए। मेन चीज़ जो है वो अवेयरनेस है। मतलब घर में आपकी मम्मी ने बताया, जैसा आप बताया, कई लोगों को स्कूल में रहते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं था आईएएस, आईपीएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है। जब तक उनको स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? जब आपको पता रहेगा, जैसे आपने डिसाइड कर लिया एनडीए करना है, तो आप उस फील्ड पे काम कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में ये होता है, हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, एनडीए हो या नेवी हो। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अवेयरनेस जरूरी, जैसे आपने घर में बताया, घर से ही आती है हर बात। आपने और पढ़ाई भी आपने बताई कि कहाँ से हुआ और आगे का। जी, अवेयरनेस तो बेसिकली ऐसा है कि आपको एक फ़ील्ड चूज़ करनी पड़ेगी। इतनी वाइड फ़ील्ड्स हैं, आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा, और इस हिसाब से आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको टाइम के साथ पता चलते जाता है। मुझे घर में पता चला, मैंने बाहर से और पता किया, फिर मेरे स्कूल में मैं डीपीएस में था, डीपीएस दुर्ग में, तो वहाँ पे भी फंक्शंस होते थे, बहुत सारे ओकेजन्स होते थे, तो लोग आके बताते थे इस बारे में कि एनसीसी से जुड़ाव भी कुछ होता है, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प? हाँ, आप एनसीसी में जॉइन करेंगे तो आपको वहाँ पे और अवेयरनेस मिलेगी, आपको एक लाइफ़स्टाइल मिलेगी यहाँ की। और एनसीसी वाले लोगों का ये रहता है कि आप सी सर्टिफिकेट होल्डिंग है अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा, आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक काम की बात है। अगर आप एनसीसी कैडेट कॉर्प बोलते हैं ना, हाँ, अगर वो सी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसा है कि जो जेईई देते हैं जो लोग, जेईई एस्पिरेंट्स रहते हैं, उनके भी रैंकिंग के हिसाब से टीईएस बोलते हैं उसको, टेक्निकल एंट्री स्कीम रहती है। तो आप उसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर जेईई क्वालिफाई किया, आप जेईई के लिए अपीयर भी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। फिर आपको रिटर्न नहीं देना है, आपको डायरेक्ट उसके लिए भी कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू का। तो आप उसके लिए भी इंटरव्यू अपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं जो 80, 90, 99 परसेंटाइल भी लाते हैं, तो उनके साथ-साथ जो 60-70 लाते हैं, कई बार उनको भी बुला लेते हैं। तो ये टेक्निकल एंट्री स्कीम्स होती है आर्मी की, नेवी की। तो इसमें आपको डायरेक्ट कॉल मिलता है इंटरव्यू का। ये भी एक बहुत एसेंशियल चीज़ होती है, क्योंकि आप देखिए, बस आपको इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ तैयार भी नहीं करना है। आपके पास जो है ऑलरेडी, आपको उसके थ्रू बुलाया जा रहा है। तो ये रह गई प्रोसेस की बात। अब आप जैसे मुझे जानकारी है, जून में जाने वाले पुणे 3 साल के ट्रेनिंग के लिए। यहाँ तक आपने बता दिया। अब इसके आगे की बात जो है, आपको जितना आइडिया होगा वो बताइए। और ट्रेनिंग के बाद 1 साल आपकी और कहीं पे ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी एक जगह कैडर में पोस्टिंग हो जाएगी, तो आपका अलॉट होगा लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे। वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एनडीए की ट्रेनिंग होती है 3 साल की पुणे में, जिसमें आपका बैचलर्स कराते हैं सारे कॉलेजेस की तरह। साथ में आपकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराते हैं फॉर द मिलिट्री नीड्स। तो उसके ट्रेनिंग के बाद ये कंबाइंड ट्रेनिंग रहती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले सब साथ में करते हैं ट्रेनिंग। और उसके बाद जब आपका 3 साल खत्म हुआ, फिर आप स्पेसिफिकली जाते हैं अपनी जगह पे। जैसे आर्मी वाले जाते हैं आईएमए, आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में है। जी, और एयरफोर्स और नेवी वाले वैसे ही नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं। फिर वहाँ पे आपकी होगी 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग, जो बिल्कुल एक्सटेंसिव आपके फील्ड पे वो करती है डिपेंड। जैसे आर्मी वालों को बेसिकली पूरा आर्मी से ही रिलेटेड रहेगा, नेवी और एयरफोर्स को रिस्पेक्टिवली वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद होती है आपकी पासिंग आउट परेड, जो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, आपने बहुत जगह देखा होगा। एकदम स्टार ट्रीटमेंट रहती है, बहुत ग्लोरियस मोमेंट रहता है। उसके टाइम पे ही आपको अलॉट करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। ये 3 साल की बात की बात है। ये 4 साल की 4 साल की बात है। आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको बताएँगे कि आपको क्या मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको राजपूत राइफ़ल्स मिली है, या पैराशूट रेजिमेंट मिला है, आपको जैक रिफ्स मिले हैं, ऐसे करके जितने सारे अलग पलटन जो बनी हुई है। हाँ, जो उनके वो हैं कोर्स हैं वहाँ और फील्ड्स हैं, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा कि आप यहाँ जाइए। फिर आपकी जब पोस्टिंग होगी एज़ अ लेफ्टिनेंट होगी, जो कि आर्मी ऑफ़िसर है। तो आर्मी ऑफ़िसर रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट की।
आप जाएँगे, आपके अंडर में 10-11 लोग दे दिए जाते हैं पहले ही और आपको उनको लीड करना है। मतलब वो आपके ऑर्डर पे बिल्कुल काम करेंगे, वो आपकी टुकड़ी होगी, आपको उसको सँभालना है। आप जहाँ बोलेंगे, आप जहाँ जाएँगे, वो आपके साथ जाएँगे और वो आपके मेन हो गए जिनको आपको सेव करना है और जिनको आपको यूज़ करना है अपने गिवन टास्क के लिए। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होता रहता है टाइम के साथ और एग्ज़ाम्स के साथ-साथ और ये रैंकिंग जाती है जनरल तक। जनरल के ऊपर एक रैंक होती है फील्ड मार्शल की, आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। तो आर्मी में होती है फील्ड मार्शल जो आज तक बस एक ही बने हैं सैम मानेकशॉ। हमने बहुत सुना है उनका नाम जो हमारे इंडिया और जब वो 72 वॉर हुई थी 1972 लिबरेशन ऑफ बंगाल वाली, तो उसमें उनका बहुत बड़ा वो था योगदान था कि उन्होंने पूरे पाकिस्तानी ट्रूप्स को सरेंडर कराया था। तो ये हम जानते हैं कि वो इतनी बड़ी पोस्ट होती है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमें फील्ड ऑफ वर्क मिल रहा है वो कोई आम नहीं है, छोटा-मोटा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल फील्ड ऑफ वर्क है हमारा वो। आर्मी ऐसी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है और आपको वेल एजुकेटेड भी होने चाहिए। ये हो गई प्रोसेस की बात। अब अमित से हम जानेंगे, इनका मैं बता दूं 232वां रैंक आया है, जो कि आम बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी पिछले साल किसी का आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, दुर्ग जिले से थे वो भी हमारे। आपके रोल मॉडल कौन है? हमने सुना होगा विक्रम बत्रा की वीरता वाली कहानी सुनी होगी, कारगिल युद्ध में, और भी है हमारे भिलाई के शहीद कौशल थे। आपको क्या लगता है ये जो ड्यूटी है टुवर्ड्स नेशन किस भावना से करनी चाहिए, कि यहाँ से करियर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या पूरा मतलब आप डिवोटेड होना चाहिए? क्योंकि जो पुलिस अंदर होती है वो इंटरनल अफेयर्स देखती है, जो आर्मी रहता है वो बाहर के बुरे तत्वों से देश को बचा के रखती है, हर तरीके से हर जगह काम आती है। इसमें क्या आपका थॉट प्रोसेस है? मेरा थॉट ये है कि आर्मी एज अ फील्ड आप देख रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस आप एज अ फील्ड देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करिए, वो इंटरनली भी अवेलेबल रहती है आपके पास। आप देखते हैं जब फ्लड्स आती है, इंडिया में कोई भी चीज़ें हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो आर्मी उस जगह रेस्क्यू पे के लिए रहती है। आती हाँ, तो हर जगह रेस्क्यू, सपोर्ट, हेल्प, एड और प्रोटेक्शन हर चीज़ के लिए डिफेंस फोर्सेस हमारी बहुत एसेंशियल है। बेसिकली मैं जब इतना जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, तो हमें उतना आइडिया नहीं रहता है। पर जब मैं 11th और 12th में गुरुकुल गया था कुरुक्षेत्र हरियाणा में, तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे मुझे वो एनवायरनमेंट दिखा क्योंकि हमारा अलग से एक एनडीए विंग था वहाँ पे, जहाँ पे हम सारे बच्चे 50 बच्चे थे मेरी क्लास में, हम सब प्रिपेयर कर रहे थे एनडीए के लिए। और हमारे प्रिंसिपल थे, कर्नल थे आर्मी के रिटायर्ड, वो भी वन ऑफ द टॉप पोस्टिंग थे, वो हेडक्वार्टर्स में थे। और साथ में हमारी केयरिंग के लिए वो अपने साथ 2 टीम लेके आए थे अपनी, एक सूबेदार मेजर थे, दोनों सूबेदार मेजर थे, जो हमारा डिसिप्लिन और वो हमारा फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को वो करते थे, टेस्ट करते थे और एनहांस करते थे। तो वहाँ पे जब मैं रहा तो मुझे वो दिखा कि आर्मी वाले लोग कैसे होते हैं, वहाँ उनका रहने का ढंग कैसा है, एक अलग से आपको दिखेंगे वो चलते हुए, बात करते हुए हर जगह। एनवायरनमेंट ही अलग हो जाता हाँ, है। एकदम आपका एनवायरनमेंट, आपका टाइम टेबल सब इतना चेंज हो जाएगा ना कि आप इतने इंस्पायर हो जाएँगे उस चीज़ से कि आपका सुबह उठते के साथ ही आपका ड्रिल है, पीटी, आपके लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट है। तो जो बेसिक स्किल्स रहती है, जो ओवरऑल एज़ अ पर्सन को डेवलप करती है, वो आपको जाके इतना मिलेगा। और वहाँ पे उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका कॉन्फिडेंस जब आप देखेंगे ना, उनकी स्टोरीज़ जब आप सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि जब मैंने उन्हें देखा, तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ इतने सारे टीचर्स हैं, पर ये जो 3 लोग हैं, ये 4 लोग हैं और जो गेस्ट एज़ अ गेस्ट भी आते थे वहाँ पे कई सारे, जो सर के फ्रेंड्स थे, उनको देख के लगा कि हाँ, नहीं, इनमें कुछ बात है अलग, इनके जैसा ही बनना है। तो वो मोटिवेशन थे मेरे, वहाँ के मेरे टीचर्स, और क्योंकि वो इतने डायरेक्टली कनेक्टेड थे हमसे कि मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मेरे दोस्त उनसे बात कर सकते हैं, तो हमें देख के वो मिलता था, उनकी तरफ से पुश भी कि यस यू कैन डू इट, यू हैव इट इन यू और आपको ये करना है। तो गाइडेंस और ये सब था जो बेसिकली मेरे लिए हेल्प किया। और देखा जाए तो एज़ अ फील्ड आप आर्मी देखेंगे ना, तो आपको करियर के साथ-साथ आपको सारी अपॉर्च्युनिटीज़ वो देता है, पर आपको जाने के लिए खुद से अंदर से होना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे जाके सर्व करना है। कई जगह ऐसा होता है कि हम खुद के लिए काम करते हैं, हमारी फैमिली के लिए काम करते हैं, पर डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी जगह है जहाँ हम देश के लिए काम, देश के लिए। हम अननोन लोगों के साथ रहते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, हमें उनको फैमिली बनाना है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी भर उनके साथ रहेंगे, हमें अलग-अलग जगह जाना है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काम करने हैं। कभी हम रेस्क्यू कर रहे हैं, कभी हम टेररिस्ट से बचा रहे हैं, कभी हम आतंकवादियों को रोक रहे हैं। तो इतने अलग-अलग आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी इतने अफेयर्स रहते हैं, तो आपको उसके लिए खुद को पूरा झोंकना पड़ेगा उस काम में और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप जा सकते हैं। हार्ड बनना पड़ेगा। और हुँ। अब तैयार हैं आप 3 साल के तगड़ी ट्रेनिंग के लिए जो पुणे में होने जी, वाला है? बिल्कुल तैयार हूँ मैं इसके लिए। वो ट्रेनिंग कम एकदम अट्रैक्शन पॉइंट ज़्यादा लग रहा है कि हाँ, फाइनली एक लाइफ़स्टाइल मिलेगी टाइम बेसिकली आने नई। वाला है। हाँ, एक लाइफ़स्टाइल मिलेगी नई जो कि बहुत अलग, बहुत डिफरेंट रहेगी
और जो ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज दिन करेगी। गिनने शुरू कर दिए होंगे आप, जून में कितने ही महीना, जून जुलाई। बस काफ़ी कम टाइम ही बच गया अब तो एक्साइटमेंट भी उतनी है और एनर्जी भी उतनी है कि जाना है, करना है। इसमें पूरा जो रहेगा सेटअप रहने वहने का पूरा वो एनडीए की तरफ से रहेगा। हाँ जी, पूरा फैसिलिटीज़ एनडीए की तरफ से है और एकेडमी में ही हमें रहना है, वहीं खाना है, सब हमारी फैसिलिटीज़ टॉप क्लास रहेंगी। अच्छा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप देखते होंगे आतंकवादी हमला होता है या कोई देश नापाक तरीके से इंट्रोवर्ट आने की कोशिश करती है, और अभी जैसे इस छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था, हालांकि उसमें डीआरजी जवान शहीद हुए थे, पर शहीद शहीद होते हैं, उनको नमन है। तो गुस्सा आता है अंदर से जब ऐसा देखते हैं आप, क्या आपके अंदर कुछ फीलिंग आती है? फीलिंग तो ये मेरे अंदर है या किसी के भी अंदर, ये पूरे देश का एक लॉस है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारे देश, हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, हम उन्हें खो रहे हैं। वो सुनहरे लोग जो बोलते हैं, जो हमारे बीच में से हमारे अपने परिवारों को छोड़ के हमारे परिवारों की रक्षा कर रहे हैं, और उनको कोई एलिमेंट्स जिनको वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वो गंदे एलिमेंट्स, वो जो हमारे इंडिया को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, जो हमारे इंडिया को पीछे कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनके चलते उनकी जानें जा रही हैं, तो वो ये डिजर्व भी नहीं करते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो तो अपने दिल से, अपनी जान से इन देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके साथ ये नहीं होना चाहिए जो ये हो रहा है, और इसका बहुत अच्छे से जवाब भी दिया जाता है, हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, क्योंकि हम छोड़ भी नहीं सकते। हमारी डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी हैं कि हम खुद पे अगर चोट आए तो हम पहले कूदते भी नहीं है, पर हमारे ऊपर अगर चोट लाओगे आप तो हम छोड़ते भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। 18 साल की उम्र में जितनी ज्ञान की बातें हमेश कर रहे हैं, शायद हमें बिल्कुल नहीं पता था, और युवाओं के लिए भी बहुत सही वीडियो है कि उनको जानने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से उस जगह पहुंचा जाता है। और एक चीज और, तो पेट्रियोटिज्म की बात हो रही है, तो शहीद का दर्जा कितना बड़ा है आपके? शहीद का दर्जा अब देखा जाए तो बस ये आर्मी वालों तक वो है लिमिटेड, वो ऐसा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जो भी है ये सीआरपीएफ वाले हैं, हमारे पुलिस फोर्सेस वाले हैं, हमारे बाकी के डिफेंस फोर्सेस वाले हैं, पर्सनल है, जो भी हमारे देश के लिए काम करते हुए जा रहा है अनसर्टेन रीजंस की वजह से, वो शहीद हो रहा है अपनी ड्यूटी में, क्योंकि वो इस देश के लिए जा रहा है। वो अपने पर्सनल नीड्स या किसी चीज़ के लिए नहीं, वो इस देश के लिए काम कर रहा है, इस देश के लिए सेवा कर रहा है, हमारे लोगों के लिए काम कर रहा है, हमारे लोगों के लिए जान दे रहा है अपनी। तो आपको पता है कि लोग खुद की चीज़ें देते हैं, वही बहुत बड़ा कहा जाता है, दानी लोग होते हैं जो जान की बाजी लगा रहे हैं। जो जान का दान दे रहे हैं, वो तो फिर बहुत बड़े लोग हो गए इस दुनिया के लिए। जब एक एग्जाम्पल, एक वो हो गए, मिसाल हो गए कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, इतने महान भी हैं कि अपने देश के लिए अपनी जान दे दे रहे हैं। तो वो एक ऐसा दर्जा है ना जो आपको ऐसे मिल नहीं सकता लोकली, उसको आपको करके मर के कमाना पड़ता है। ये थी अमीश की बातें। इसमें आपने जाना पूरे तरीके से कि एनडीए का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से इंटरव्यू होता है, और उसके साथ ही जो युवा 18 वर्ष की उम्र है, कई लोगों तो आर्मी में जाने का जज्बा रहता है, बचपन से तैयारी हो जाती है। इन्होंने बताया कि कैसा इनके अंदर फीलिंग है, और इन्होंने अब शहीदों के लिए भी अपना व्यू पॉइंट बताया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने 3 साल की कठोर ट्रेनिंग पूरी करें, फिर 1 साल इनकी देहरादून में ट्रेनिंग होगी आईएमए में, वहाँ भी ट्रेनिंग करें, और दुर्ग और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें और अपनी सेवा तत्परता से दें। ये थी अमीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन आगे के लिए। और ऐसे ही वीडियो और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।